अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली लास्ट जो कल हमने लेक्चर था कल उसी की कंटिन्यूएशन है। कल हमने कोशिश की थी कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड की इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक इंग्रेडिएंट को डिस्कस करने की। ब्रीफली कल वाले लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि कल कुछ लोग एब्सेंट थे। सिविल प्रोसीजर कोड जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा कोड है जो कि सिविल राइट्स को डिस्क्राइब करता है और सिविल राइट की प्रोटेक्शन, सिविल राइट की इन्फ्रिंजमेंट और सिविल राइट से रिलेटेड जो भी रूल और बेसिक लॉ हैं उनको ये एक्सप्लेन करता है। सिविल प्रोसीजर कोड बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक इसका सेक्शन पार्ट है और दूसरा इसका ऑर्डर पार्ट है। जो सेक्शन पार्ट है वो सब्सटेंटिव लॉ या सब्सटेंटिव पार्ट भी कहलाता है और इसमें जो बेसिक रूल्स हैं और बेसिक लॉ है वो इसमें बयान किया गया है, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। और जो इसका ऑर्डर पार्ट है उसमें जो सेक्शन पार्ट में बेसिक रूल बेसिक लॉ उसमें प्रेस्क्राइब किए गए हैं, उनका जो प्रोसीजर है कि कोर्ट में उसको सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल डिस्कशन बहुत ज्यादा है। जी अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है आपको? काफी लैग कर रही है आवाज सर। सर आ रही है काफी सर, लैग लेकिन कर ड्रॉप रही हो है। रही है। जी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर यस अभी सर clear। किस तरह आ रही है? यस सर। तो मैं बता रहा था कि बेसिकली आज का जो लेक्चर है ये हमारा कल वाले लेक्चर की एक कंटिन्यूएशन ही है। कल हमने कोशिश की थी कि सिविल प्रोसीजर कोड को डिस्कस करने की, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और इसमें जो बेसिक लॉ इसमें प्रेस्क्राइब किए गए हैं इनको हमने डिस्कस किया था। सिविल प्रोसीजर कोड बेसिकली टू पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो सेक्शन पार्ट है और सेकंड पार्ट जो इसका है वो ऑर्डर पार्ट है। जो सेक्शन पार्ट है इसमें बेसिक बेसिक लॉ जो है वो इसमें दिया गया है और इसको सब्सटेंटिव पार्ट भी सीपीसी का सब्सटेंटिव पार्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें बेसिक लॉ इसमें दिया गया है। और जो इसका ऑर्डर पार्ट है ये सारा प्रोसीजरल पार्ट है और जो बेसिक लॉ सेक्शन पार्ट में दिया गया है हाउ टू अप्लाई इन द कोर्ट, इसका जितना भी प्रोसीजर है ये ऑर्डर पार्ट में इसमें इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। सिविल प्रोसीजर कोड जैसा कि मैंने कल भी बताया था, सिविल बेसिकली ये सिविल राइट्स की डिस्क्रिप्शन, इसकी प्रोटेक्शन और इसकी रेडरेसल से रिलेटेड जितने भी इसमें बेसिक रूल बेसिक लॉ हैं उनको इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। और जो सिविल राइट्स है अगर उनकी इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो उनको किस फोरम पे एजिटेट किया जाता है, किस फोरम पे जाके उसको उसकी रेडरेसल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो इसी तरह सिविल कोर्ट्स की एक जो सिविल हायरार्की है उसको भी हमने डिस्कस किया था। सिविल कोर्ट्स में अगर देखा जाए तो सबसे जो लोएस्ट ग्रेड कोर्ट होती है वो एक सिविल जज की कोर्ट होती है। हर तहसील लेवल पे मुख्तलिफ सिविल जजेस होते हैं और इन सिविल जजेस का एक इंचार्ज होता है जिसको सीनियर सिविल जज बोलते हैं। कोई भी सिविल सूट जब फाइल किया जाता है तो वो सीनियर सिविल जज की कोर्ट में फाइल किया जाता है और वो सीनियर सिविल जज फिर आगे किसी न किसी सिविल जज को मार्क करता है जो कि उसके कंप्लीट ट्रायल के बाद
उसका डिसीजन करता है। इसी तरह सीनियर सिविल जज से सीनियर कोर्ट जो होती है वो सिविल साइड पे वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस बेसिकली इक्वल उनकी ज्यूरिसडिक्शन ही होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज चूंकि उनसे सीनियर होता है और वो एक डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है। डिस्ट्रिक्ट जज के पास दो तरह की ज्यूरिसडिक्शन होती है, एक उसकी डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन होती है और एक एपिलेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है। कोई भी सिविल सूट जब सीनियर सिविल जज या सिविल जज डिसाइड करता है तो उसके खिलाफ जो अपील होती है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल की जाती है। जब कोई भी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल होती है तो वो एज ए एपिलेंट कोर्ट उसकी ट्रायल सुनता है या उसकी अपील को सुनता है। और कुछ सिविल सूट्स ऐसे होते हैं जिनकी ज्यूरिसडिक्शन ही डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की बनती है और उनकी इंस्टीट्यूशन ही डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है। तो जब किसी सिविल सूट की इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी तो वो उसकी डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करके उसकी समाअत करेगा। इसी तरह इनकी ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से सिविल प्रोसीजर कोड के तहत मुख्तलिफ कैटेगराइज इनको किया गया है। सिविल सूट्स को सिविल सूट फाइल करने से पहले उसकी ज्यूरिसडिक्शन डिटरमिन की जाएगी कि ये इसकी ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट की बनती है और किस कोर्ट में इसको फाइल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, जो कल मैंने आपको बताई थी कि सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सिविल सूट फाइल करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यूएशन के मुताबिक देखा जाएगा कि ये वैल्यूएशन किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है और किस कोर्ट में आया वो सीनियर सिविल जज या सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है उसकी वैल्यूएशन के मुताबिक, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से मुख्तलिफ कोर्ट्स की मुख्तलिफ ज्यूरिसडिक्शन बनती है और मुख्तलिफ कोर्ट्स की मुख्तलिफ ज्यूरिसडिक्शन के साथ साथ ये मुख्तलिफ जो टेरिटरी हैं, मुख्तलिफ इलाकाई जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन होती है उस लिहाज से भी, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में इसकी सब्जेक्ट मैटर या पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन एक अलहदा है और ये पंजाब में अगर देखा जाए तो इसकी सब्जेक्ट मैटर और पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अलहदा है। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के लिहाज से अगर उसको डिवाइड किया जाए तो वो सूट्स की वैल्यूएशन को सबसे पहले डिटरमिन करना होगा और उस वैल्यूएशन के मुताबिक फिर उसका डिसाइड होगा कि ये किस कोर्ट में सूट फाइल होगा। इसी तरह सब्जेक्ट मैटर के मुताबिक ही उसकी वैल्यूएशन डिटरमिन करके जो उसकी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो डिसाइड की जाएगी कि ये किस कोर्ट में फाइल किया जाएगा सूट। सब्जेक्ट मैटर के बाद उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आती है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली वो बाउंड्री लिमिट्स होती है जिसके अंदर कोई भी जज अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है। फॉर एग्जांपल जो एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट की ज्यूरिसडिक्शन बाउंड्री के अंदर ही अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी उसके डिस्ट्रिक्ट से आउटफॉल करती है तो वो उससे रिलेटेड कोई सूट एंटरटेन नहीं कर सकता। इसी तरह एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन जो मैंने पहले आपको ये बता दिया है कि जब सिविल सूट कोई भी सिविल कोर्ट डिसाइड कर देगी तो उसकी अपील जब हायर फोरम पे उससे सीनियर कोर्ट में जाएगी तो वो उसकी एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन होगी और एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए वो उस सूट को या उस अपील को डिसाइड करेगा। इसके साथ साथ एक रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन में बेसिकली कुछ सिविल सूट्स ऐसे होते हैं जो कि एक कोर्ट जब डिसाइड कर देती है तो उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, उसके बाद लॉ में अपील की ऐसी कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं होती। तो जब अपील की कोई प्रोविजन अवेलेबल ना हो तो उस फैसले के खिलाफ रिवीजन फाइल जो एग्रीड पार्टी होगी वो रिवीजन फाइल करेगी और जब रिवीजन किसी कोर्ट में फाइल की जाएगी तो वो कोर्ट एज ए रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करके उसको एंटरटेन करेगी और उसको डिसाइड करेगी। इसी तरह टाइप्स ऑफ सूट हमने डिस्कस किया था कल, जैसे डेक्लेरेटरी सूट है, सूट फॉर पोजेशन है, सूट फॉर रिकवरी है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट है और रेंडिशन ऑफ अकाउंट का सूट है। इसी तरह ये सिविल सूट की मुख्तलिफ काइंड्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सिविल सूट हैं जो कि CPC के अंडर मुख्तलिफ कोर्ट्स में हम फाइल करेंगे। उनका टाइटल मुख्तलिफ इस तरह टाइप करके दिया जाएगा: डेक्लेरेटरी सूट, सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर रिकवरी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट एंड रेंडिशन ऑफ अकाउंट। ये बुनियादी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमने कल डिस्कस की थी
और इसी की कंटिन्यूएशन में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है सिविल सूट या प्लेंट है। प्लेंट किस फोरम पे, प्लेंट होता क्या है, प्लेंट किस फोरम पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, किस लॉ के तहत इंस्टीट्यूट किया जाएगा, उसकी फॉर्मेशन ऑफ प्लेंट क्या होगा, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसको हम आगे चलेंगे। ये मैंने रिवाइज इसलिए किया है क्योंकि आज जो हम प्लेंट को लेके आगे चलेंगे तो ये बेसिकली कल वाला लेक्चर इसी की आज का लेक्चर जो है कल वाले लेक्चर की एक कंटिन्यूएशन है और इसी को हम लेके आगे चलेंगे। प्लेंट बेसिकली एक सेट ऑफ एलिगेशन या एक सेट ऑफ फैक्ट्स होता है जो कि एक प्लेंटिफ जो है वो फाइल करता है कोर्ट्स में अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए या राइट्स को डिक्लेयर कराने के लिए किसी भी कोर्ट में जब फाइल करता है तो उसको प्लेंट कहते हैं। सेक्शन 26 है सीपीसी का, ये इसको डील करता है। इसके तहत कोई भी प्लेंट जो है वो सिविल कोर्ट में फाइल की जाएगी। इसके इंग्रेडिएंट्स या इसकी पर्टिकुलर्स क्या होंगे, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसको ऑर्डर 7 एसीपीसी का वो डील करता है, जिसमें डिटेल के साथ ये बताया गया है कि प्लेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्लेंट कैसे फाइल होगी, किस कोर्ट में फाइल होगी, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। प्लेंट बेसिकली जिस तरह मैंने बताया है कि एक सेट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स होता है जो कि कोई भी प्लेंटिव यानी मुद्दई अपना जो मुद्दा है वो एक फॉर्मेट की सूरत में किसी कोर्ट में फाइल करता है तो उसको प्लेंट यानी उर्दू में उसको दावा। और ऑर्डर 7 सीपीसी का है जो कि इसके डील करता है कि उसके इंग्रेडिएंट या उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, प्लेंट कैसे फाइल की जाएगी या दावा कैसे फाइल किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका इंग्रेडिएंट्स है, जब कोई भी प्लेंट आप फाइल करने जा रहे हैं या कोई भी प्लेंट आप वो दावा फाइल करने जा रहे हैं किसी भी कोर्ट में, तो आपने उसको ये डिसाइड करना है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है और इसकी किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। आया ये सीनियर सिविल जज या सीनियर सिविल जज की कोर्ट में फाइल किया जाएगा या डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में फाइल किया जाएगा। वो जैसे मैंने ऊपर बताया है कि उसकी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन और पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को ये डिटरमिन करने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि ये किस कोर्ट में फाइल किया जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो है सिलेक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट आपने डिसाइड करनी है कि किस कोर्ट में वो फाइल किया जाएगा। सबसे ऊपर ये जो आप प्लेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके सामने है, इसमें आपने कोर्ट का नाम लिखना है और स्पेसिफिकली उसमें मेंशन करना है कि वो कोर्ट कौन सी है, सीनियर सिविल जज की है, सिविल जज है या डिस्ट्रिक्ट जज है या कौन सा है या हाई कोर्ट है। जो भी कोर्ट्स है उस कोर्ट्स का नाम लिखना है। उसके बाद सेकेंडली उसमें आते हैं पर्टिकुलर ऑफ द पार्टीज में उसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों आते हैं। प्लेंटिफ यानी मुद्दई और डिफेंडेंट मुद्दालय। और सम टाइम उसमें ऐसा होता है कि एक से ज्यादा प्लेंटिफ होते हैं या एक से ज्यादा डिफेंडेंट होते हैं, तो उसको प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट्स आप लिखेंगे, यानी मुद्दईयान और मुद्दालहान। अगर उसमें एक मुद्दई है तो उसको एक 1 पर्सन है तो उसको एक मुद्दई लिखेंगे या प्लेंटिफ लिखेंगे, या एक से ज्यादा है तो उसमें प्लेंटिफ्स लिखेंगे या मुद्दईयान। उनके पर्टिकुलर बाकायदा लिखेंगे, उनके नेम एड्रेस उनके क्लियर मेंशन होने चाहिए ताकि फर्दर जब उसकी इंस्टीट्यूशन के बाद उसकी समनिंग हो, उनको नोटिस भिजवाएं तो उसमें किसी किस्म की हर्डल ना आए, एग्जैक्ट उनके एड्रेस पे उनके नोटिस पहुंच सकें। तो इसलिए जो पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट हैं उनमें जो पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टीज हैं उसमें पार्टीज का नाम और पार्टीज का एड्रेस, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, मुद्दई यानी मुद्दई और मुद्दालहान दोनों का कैटेगरिकली ये क्लियर होना चाहिए कि मुद्दई और मुद्दालय का नाम, एड्रेस, उसके पर्टिकुलर जितने भी हैं वो उसमें क्लियर मेंशन होने चाहिए। सम टाइम उसमें ऐसा होता है
कि एक से ज्यादा मुद्दई हों तो वो मुद्दईयान आप लिखेंगे, एक से ज्यादा मुद्दाले हों, डिफेंडेंट हों तो उनको मुद्दाले हान लिखेंगे। सम टाइम किसी भी सूट्स में जब आप फाइल करते हैं तो उसमें एक नेसेसरी पार्टी होती है और एक प्रॉपर पार्टी होती है। अब नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी में एक स्लाइड सा, बिल्कुल एक लाइट सा डिफरेंस है। नेसेसरी पार्टीज तो वो होती है जो मुद्दई है, जिसकी तरफ से आप सूट फाइल करने जा रहे हैं, और जिसके अगेंस्ट करने जा रहे हैं मुद्दालय, मुद्दई वर्सेस मुद्दालय, यानी प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। वो दोनों नेसेसरी पार्टीज में आते हैं, क्योंकि उनके बगैर कोई भी दावा जो है, कोई सिविल सूट वो चल नहीं सकता, इसलिए वो नेसेसरी पार्टी हैं। नेसेसरी पार्टी उसी पार्टी को कहेंगे कि विदाउट ज्वाइनिंग ऑफ दैट पार्टी सूट कैन नॉट बी प्रोसीडेड, कि दावा उनके बगैर न चल सकता है न डिसाइड हो सकता है। और सम टाइम उस नेसेसरी पार्टी के साथ एक प्रॉपर पार्टी होती है। प्रॉपर पार्टी बेसिकली वो पार्टीज होती है, प्रॉपर पार्टी, जैसे आप ये स्क्रीन पे देखें, इसमें प्लेंटिफ एक है हमीदुल्लाह, और डिफेंडेंट इसमें देखें तो 3 डिफेंडेंट हैं। एक शाह फैसल है डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2 फजल इलाही है, और डिफेंडेंट नंबर 3 इसमें सीडीए है। अब प्लेंटिफ वर्सेस जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट नंबर 1 और डिफेंडेंट नंबर 2, डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 के खिलाफ तो प्लेंटिफ का कोई ना कोई ऐसा एलिगेशन है, इस वजह से उनसे रेडरेसल के लिए रिक्वायर्ड है रेडरेसल, तो उनको प्लेंटिफ ने एज ए डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 पार्टी बनाया है। अब जो डिफेंडेंट नंबर 3 है, इससे किसी किस्म का कोई इसके खिलाफ एलिगेशन नहीं है और ना ही कोई इससे रिलीफ रिक्वायर्ड है, लेकिन इसको पार्टी इस वजह से बनाया है कि ये एज ए रिकॉर्ड होल्डर है। ये जो भी सब्जेक्ट मैटर है, चाहे वो प्लाट है, मकान है, जो भी है, उसका जो रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी है वो सीडीए है। तो सीडीए को इसलिए पार्टी बनाना जरूरी है कि कोई भी अगर रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करना हो, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करना हो जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड हो, ऑफिशियल कस्टडी में हो, तो उसको समनिंग कराने के लिए, उसको रिकॉर्ड पेश करने के लिए उसका पार्टी बनाना कोर्ट में, सूट में या दावे में ज़रूरी होता है, ताकि ड्यूरिंग पेडेंसी ऑफ सूट एट द टाइम ऑफ एविडेंस, अगर कोई रिकॉर्ड आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं एविडेंस में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके ज़रिए सीडीए के जरिए, जो प्रॉपर पार्टी है उसके जरिए आप प्रोड्यूस करवा सकें। इसलिए जो प्रॉपर पार्टी होती है उससे किसी किस्म का रिलीफ रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि फॉर दी सेफर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, बीइंग रिकॉर्ड कीपर ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसको पार्टी बनाया जाता है ताकि आगे चलकर उसके जरिए कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई रिकॉर्ड आप कोर्ट में पेश कर सके। इसी तरह जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि अगर प्लेंटिफ एक से ज़्यादा हैं तो उसमें आपको एक से ज़्यादा प्लेंटिफ के कॉलम में जितने भी प्लेंटिफ हैं उनको लिखेंगे, प्लेंटिफ नंबर 1, 2, 3 जितने हैं उनको नंबरिंग करके उसको लिखेंगे, और नीचे प्लेंटिफ्स या मुद्दईयान और डिफेंडेंट जितने भी हैं उनको एज ए डिफेंडेंट शो करके उनका ऐसे इसी तरह लिखेंगे। जब ये कोर्ट आप डिसाइड कर लेंगे कि किस कोर्ट में करना है, पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज ये आप नोट कर लेंगे, तो उसके बाद जो थर्ड वन मेन इसकी रिक्वायरमेंट है प्लेंट की, वो है टाइटल ऑफ सूट। सूट आप कौन सा फाइल करने जा रहे हैं, सूट की टाइप क्या है, उसको आपने मेंशन करना है, और वो कैटेगरिकली मेंशन करना है, क्योंकि उसी पे जाके आगे आपका सूट जो है वो उसका ट्रायल होगा और सूट डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल ये सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन बेसिस ऑफ खुला है, तो ये आप लिखेंगे कि ये सूट है, सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन है, एंड परपेचुअल इंजंक्शन है। ये अगर टाइटल, जो भी आपका टाइटल है, जो कोर्ट से आपको रिक्वायर्ड है रिलीफ, उससे रिलेटेड जो भी आपका टाइटल बनता है वो टाइटल में आप बाकायदा मेंशन करेंगे। जिस तरह इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ सूट में बताया है कि सिविल सूट की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसी तरह आप टाइटल के कॉलम में उसकी कैटेगरिकली इसको मेंशन करेंगे कि सूट की टाइप्स कौन सी है। ये स्क्रीन पे जैसे आप ये नज़र आ रहा है, ये सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस, डावर अमाउंट एंड डावरी आर्टिकल। इस तरह टाइटल में जो भी आपका क्लेम है वो इसको कैटेगरिकली मेंशन करेंगे। अगर उसमें किसी किस्म की कोई
कमी बेशी रह जाती है तो वो बाद में एक उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता टाइटल में। टाइटल आप मस्ट है कि वो बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट टाइटल आपका क्लियर होना चाहिए और इसको आप क्लियरली मेंशन करना होगा टाइटल के कॉलम में। जब ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, कोर्ट कोर्ट डिसाइड आप कर लेंगे, पर्टिकुलर ऑफ पार्टीज लिख लेंगे, टाइटल आप डिसाइड कर लेंगे, तो उसके बाद बॉडी ऑफ प्लेंट आती है। बॉडी ऑफ प्लेंट में आपके जितने फैक्ट्स हैं उनको नंबरिंग वाइज लिखेंगे। उसमें यह भी नहीं किया जा सकता कि एक ही पैराग्राफ बना के आप जितने भी फैक्ट्स हैं उसको गड़बड़ कर देंगे, बल्कि उसको छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में जितने भी आपके फैक्ट्स हैं उनको कैटेगरिकली मेंशन करेंगे, और जो भी आपका ग्रीवियंस है उसमें आप क्लियरली मेंशन करेंगे बॉडी ऑफ प्लेंट में। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिस तरह ये नंबर 1 2 3 इसमें बॉडी ऑफ प्लेंट एक दिया गया है। इसी तरह बॉडी ऑफ प्लेंट में आप सारा अपना जो मुद्दा है, जो आपकी प्ली है, जो आप कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं, वो सारी बॉडी ऑफ प्लेंट में अपने फैक्ट्स वो लिखेंगे। जब बॉडी ऑफ प्लेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आता है काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट या रिक्वायरमेंट्स है प्लेंट की जिस पे आपका सारे का सारा जो दावा है वो डिपेंड करता है। क्योंकि काज ऑफ एक्शन का कॉलम अगर आप इसमें ब्लैंक छोड़ देंगे या क्लियर इसमें मेंशन नहीं करेंगे कि काज ऑफ एक्शन आपको कब अक्रूड हुआ, कब से हुआ और किस से हुआ और क्या रेड्रेसल आपको रिक्वायर्ड है, तो वो सूट का एक मटेरियल डिफेक्ट रह जाएगा और इस बेस पे आपका सूट खारिज भी हो सकता है। इसलिए काज ऑफ एक्शन के कॉलम में जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, द काज ऑफ एक्शन फर्स्टली accrued soon after the marriage and nuptials, and secondly when the defendant thrown out the plaintiff from his house, and lastly when the defendant flatly refused to pay and maintain the plaintiff and still continued till filing of the present suit। यानी ये इसमें आपने कैटेगरिकली मेंशन करना है कि काज ऑफ एक्शन आपको कब से अक्रू हुआ और फर्स्ट टाइम कब से हुआ, सेकंड टाइम कब से हुआ, आपने उसको कोशिश की उसको मैच करने की या नहीं की, और काज ऑफ एक्शन आपका कंटिन्यू अभी है या नहीं है, ये आपने इसमें कैटेगरिकली मेंशन करना है। जब काज ऑफ एक्शन आप इसमें क्लियरली मेंशन कर देंगे तो उसके बाद जो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड जो आपने ऊपर डिसाइड किया था फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेंट, कोर्ट का जो नाम डिसाइड करके लिखा था किस कोर्ट में आपने फाइल करना है, उससे रिलेटेड जो ये पैराग्राफ है वो लिखना है that the plaintiff are residing at the Islamabad and cause of action also accrued at Islamabad, hence this honorable court has got jurisdiction to entertain the suit। यानी ये जो कॉलम होगा ये जो कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उससे रिलेटेड होगा। जो कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आपने ऊपर डिसाइड की है कि वो कोर्ट कौन सी कोर्ट है, किस टेरिटरी की है, किस डिस्ट्रिक्ट की है, किस जोन की है या किस तहसील की है, जो भी आपने कोर्ट ऊपर कोर्ट का नाम लिखा है उस कोर्ट से रिलेटेड जो उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो इस पैराग्राफ में डिसाइड होगी कि उसकी टेरिटरी में या उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की बनती है या नहीं बनती। ये लिखने के बाद लास्ट वन इज related to the pecuniary jurisdiction of the court। pecuniary jurisdiction जैसे कि आपने ऊपर सब्जेक्ट मैटर में या वो डिसाइड की है कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या बनता है, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बेसिकली ये प्रॉपर्टी की जो करंट वैल्यू होती है उसके मुताबिक इस प्लेंट के साथ एक कोर्ट फीस फिक्स होती है। जो कोर्ट फीस है ये भी बेसिकली कोर्ट फीस एक्ट के तहत प्लेंट के साथ फिक्स की जाती है, लेकिन इसमें भी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ अपने अपने रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे कि पंजाब में ये 15,000 कोर्ट फीस है, मैक्सिमम कोर्ट फीस है 15,000, और इस्लामाबाद में है 3,000 है मैक्सिमम कोर्ट फीस। इसी तरह सिंध में कुछ और है, बलूचिस्तान में कुछ और है। तो ये अपनी अपनी हर हाई कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, वो एक नोटिफिकेशन कर देते हैं कि जो मैक्सिमम कोर्ट फीस है वो इतनी होगी हर प्लेंट के साथ। तो उस
नोटिफिकेशन के मुताबिक आप इसमें लिखेंगे लास्ट कॉलम में कि उसकी जो वैल्यूएशन है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसकी वैल्यूएशन इतनी बनती है और उसके मुताबिक उसकी कोट इतनी है जो कि प्लेंट के साथ अटैच कर दी गई है। ये लिखने के बाद आपकी जो बॉडी है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जो बॉडी ऑफ प्लेंट है ये कंप्लीट करने के बाद एंड पे इसका आगे प्रेयर क्लास, प्रेयर क्लास में जो आपने टॉप पे इसका जो टाइटल लिखा था, टाइटल के मुताबिक आपने ये प्रेयर लिखनी है। फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन का अगर सूट है तो ये नीचे आके प्रेयर में आप किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं मांग सकते। अगर वहाँ डेजोल्यूशन का सूट है आपने लिखा है तो प्रेयर क्लास में उसके बिल्कुल कंट्राडिक्टरी कोई प्रेयर नहीं मांग सकते। जो आपका सूट टाइटल सूट है या टाइटल में आपने लिखा है सूट की नोयत, उसके मुताबिक ही प्रेयर में लिखेंगे जो आप कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी आपके ये सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि प्रेयर जो डेजोल्यूशन का सूट है, इससे रिलेटेड या इससे रेलिवेंट जो प्रेयर बनती है, इन व्यू ऑफ हियर इन अबव मेंशन सर्कमस्टांसेस इट इज देयरफॉर हम्बली प्रेड दैट a degree for recovery of dower amount of 5 lakh and for recovery of dower article as per list of dowry article attached, a degree for recovery of maintenance of rupees 30,000 per month for plaintiff number 1 since date of nikah till her legal entitlement। यानी टाइटल में अगर आप रिकवरी सूट फॉर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल ये लिख रहे हैं तो प्रेयर क्लास में उसके मुताबिक आप प्रेयर लिखेंगे कि मुझे कोर्ट से ये जो फैक्ट्स मैंने बॉडी ऑफ प्लेंट में लिखे हैं उसके मुताबिक ये मेरी प्रेयर है और ये मुझे रिक्वायर्ड है। ये प्रेयर लिखने के बाद उसके नीचे आएगी एक वेरिफिकेशन क्लास। वेरिफिकेशन में आप लिखेंगे कि जो कुछ मैंने प्लेंट में, वेरिफिकेशन बेसिकली एक एफिडेविट टाइप ही होता है कि इसमें जो प्लेंटिफ है, जो मुद्दई है, जो दावा दायर कर रहा है, उसकी तरफ से एक अफर्मेशन होती है कि जो कुछ मैंने प्लेंट में लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड फ्रॉम द कोर्ट। कोई चीज़ मेलाफाइडली इसमें मेंशन नहीं की गई। ये वेरिफिकेशन करने के बाद एक जो कौंसल होता है जो फाइल कर रहा होता है वो प्लेंट या दावा कोर्ट में, उसकी तरफ से एक सर्टिफिकेट होता है और उसमें लिखा जाता है कि इट इज सर्टिफाइड दैट देयर इज नो अदर सूट एक्सेप्ट दिस पेंडिंग एट द सब्जेक्ट इशू एट एनी फोरम और कोर्ट। कि इससे पहले या इसके साथ ही पैरेलल कोई भी सूट इस नौइयत का बिटवीन दी पार्टीज ना तो चल रहा है और ना ही डिसाइड हो चुका है। यानी ये इसका मकसद या पर्पज ये होता है कि इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो हम कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड जो मौजूदा पार्टीज हैं, जो मौजूदा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं, इनके दरमियान ना तो पहले कोई सूट डिसाइड हो चुका है और ना ही कोई सूट पेंडिंग है। अगर कोई सूट पेंडिंग हो तो उसके पैरेलल भी कोई सूट दूसरा नहीं हो सकता। अगर कोई सूट डिसाइड हो चुका हो तो डिसाइड वन से मैटर डिसाइडेड ऑलवेज डिसाइडेड, तो उसके दोबारा भी वो री एजिटेट भी नहीं किया जा सकता या री इंस्टीट्यूट भी वही मैटर दोबारा कोर्ट में नहीं किया जा सकता। ये हम आगे चल के इसमें डिस्कस करेंगे। रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस सीपीसी का ये सब्जेक्ट है, उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो मैटर ऑलरेडी कोर्ट में डिसाइड हो चुका हो वो दोबारा री इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता और जो एक कोर्ट में मैटर पेंडिंग हो वो दोबारा दूसरी कोर्ट में भी री इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। ये एक प्लेंट का बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, आपके बतौर वकील माइंड में होनी चाहिए। एक प्लेंट ये सारा आप तैयार करके जब कोर्ट में फाइल कर देते हैं, ड्यूरिंग पेडेंसी ऑफ सूट बिफोर द डिसीजन ऑफ द सूट, अगर कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट्स जो न्यू फैक्ट्स होता है वो आपको ऐसा कोई अराइज होता है या आपके नॉलेज में आ जाता है और आप समझते हैं कि ये भी इसमें ऐड होना चाहिए था जो कि मिस हो गया, या सम टाइम ऐसे होता है कि कोई ऐसा रिलीफ जो है वो आपको इसमें किसी कसदान या किसी वजह से आप इसमें लिखना भूल जाते हैं, तो उसमें सीपीसी में एक गुंजाइश रखी गई है। उसमें है कि अमेंडेड प्लेंट। अमेंडेड प्लेंट बेसिकली वो प्लेंट होती है कि प्लेंट आप कोर्ट में फाइल कर देते हैं
सारे उसमें उसकी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में वो फाइल कर देते हैं। और ड्यूरिंग पेडेंसी, ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ द सूट, बिफोर द डिसीजन ऑफ सूट, कोई मटेरियल फैक्ट्स या कोई ऐसी चीज आपके नॉलेज में आती है जो आप समझते हैं कि ये इस प्लेंट में ऐड होना जरूरी है, तो उसमें सीपीसी का ऑर्डर 6 रूल 17 है, जो अमेंडेड प्लेंट को डील करता है। वो कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन देंगे और उसमें आप वो मेंशन करेंगे वो भी जो न्यू फैक्ट्स होगा या जो न्यू एविडेंस होगी कि इस प्लेंट में ये चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, और फिर कोर्ट आपको वो परमिशन देगी। अगर वो आपकी जो मटेरियल फैक्ट्स है जो आप ऐड करना चाहते हैं वो अगर रेलिवेंट फैक्ट है, तो कोर्ट आपको एक परमिशन ग्रांट करेगी कि आप ठीक है इसमें ऐड करके दोबारा ये प्लेंट, एक अमेंडेड प्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। देन अगर वो परमिशन कोर्ट की तरफ से आपको ग्रांट हो जाती है, तो ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत आप एक अमेंडेड प्लेन